आपके रिवीजन में। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है। आगरा का बोली क्षेत्र, आगरा सभी जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो आगरा मथुरा जो क्षेत्र है ये पूरा ब्रज क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, ये जो इधर का पूरा एरिया पड़ता है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं, फुल वीडियो को वॉच किया करो, इससे आपको लाभ होगा। मैं भी बहुत स्पीड मतलब बहुत धीरे नहीं चलती, स्पीड में ही चलती हूँ जैसे आप पढ़ना पसंद करते हो। ठीक है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा टाइम वेस्ट पढ़ाई पे नहीं करोगे तो फिर आगे ज़्यादा वेस्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रुक करके किसी चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ा करो। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय या फिर प्राच्य। तो ये आती है प्राच्य में। ठीक है, प्राच्य वर्ग के अंतर्गत आती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। 13 स्वर, 38 व्यंजन और या इनको दोनों के मिलाकर 51, मतलब टोटल इन्होंने जो वर्णों की संख्या मानी है ध्वनियों की वो 51 मानी है। तो हमारा पहला ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 स्वर माने हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, 38 व्यंजन माने हैं और 51। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितने वर्ण बनते हैं, 51। ये ध्यान रखना है, 51 किसने माने हैं, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। ये भाषा में ही आएगा क्योंकि भाषा के साथ सम्मिलित करना है। कवितावली, ये तुलसीदास की रचना है कवितावली। तो ये किस में लिखी हुई है, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये पिंगल भाषा में है। और बरवे नाई का भेद अवधी भाषा और अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का ही मतलब इन्होंने खड़ी बोली को बहुत महत्व दिया था, काफ़ी आगे बढ़ाया था। इसकी बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने मतलब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इसमें लिखे थे, तो इनको खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। तो अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ हैं ये खड़ी बोली में आती हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। ब्राचड़, पैसाची, मागधी और अर्धमागधी। तो ये माना जाता है ब्राचड़ भाषा से। ठीक है, ब्राचड़ भाषा से किसका, सिंधी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रिम नियम का संबंध किससे है। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे है, स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान या फिर कोश विज्ञान। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे आता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम विज्ञान, यानी कि ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, स्वनिम विज्ञान से संबंध है किसका, ग्रिम नियम का। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उर्दू मिश्रित, दक्कनी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। जो नहीं पढ़ा है जिन्होंने, है ना, उनका सीधा सीधा यही लगेगा कि ये संस्कृत निष्ठ है, लेकिन नहीं, ये हिंदी उर्दू मिश्रित है। जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। बहुत सारे वर्ड हैं जो हम अपने डेली में उर्दू के बोलते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये उर्दू का है या हिंदी का है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो अर्ध स्वर बताना है हमें यहाँ पर, कौन सा है। अर्ध स्वर 4 होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, इसमें देख लीजिए कौन सा आ रहा है, य आ रहा है। ये अंतस्थ व्यंजन भी बोले जाते हैं और वैसे अर्ध स्वर बोलते हैं इनको। बोली का लघुत्तम रूप क्या है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है, व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। तो बोली का लघुत्तम रूप पूछा है आपसे, आप सीधा वर्ण मत कर देना क्योंकि वर्ण नहीं आता, व्यक्ति बोली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार, द्रविड़ की मतलब आप समझ सकते हैं, द्रविड़ किसको बोलते हैं, दक्षिण को बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पर जो हमारा हिस्सा है भारत का, वहाँ की भाषाओं को द्रविड़ परिवार बोला जाता है। तो उड़िया, बंगला और असमिया, तो ये हमारे पूर्वी में आती हैं। वैसे पूर्वी हिंदी की बोलियाँ नहीं है ये, है ना, ये भारोपीय परिवार में आती हैं और ये कन्नड़ आती है द्रविड़ में। ठीक है, कन्नड़ उधर कर्नाटक केरल की भाषा है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है।
किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बेसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या फिर मगध। काशिका, देखो काशी का नाम आपने सुना होगा, काशी, ठीक है, और ये बन गया काशिका, यानी कि, और काशी किसे बोलते हैं? बनारस को बोलते हैं, ठीक है, तो ये बनारस की भाषा को काशिका कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल सांकृत्यायन। तो ये कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये पुरानी हिंदी का नाम देखते ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की याद आती है मतलब कहने का यही कि उनका ही नाम अगर यहाँ पे होता तो उसको ही 99% बच्चे सही कर देंगे, है ना, लेकिन इसमें साहित्यिक अपभ्रंश की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी है, गुजराती है, हिंदी भी है, लेकिन जो मलयालम भाषा है, मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की है ना, और जो कन्नड़ भाषा थी वो कर्नाटक की है। तो बहुरूपीय परिवार की भाषा ये नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली है जो नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत भोजपुरी, बुंदेली, मगही या मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों भाषाएं आती हैं, लेकिन जो बुंदेली है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? बुंदेली, इसका नाम ध्यान रखना। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। हिंदी वर्णमाला में यह है अंग और अह, ये क्या है दोनों? क्या ये दोनों स्वरों में आते हैं, व्यंजन में आते हैं, अयोगवाह या फिर संयुक्ताक्षर हैं? ये हमारे अयोगवाह में आते हैं। किस में आते हैं? अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आह, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अभट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अभट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या पूछ रहा है, 8, 12, 10 या 9। तो 8 स्वर थे केवल। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं उसके वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? ओडिया, मराठी, बिहारी या फिर बांग्ला। इनमें से कौन सी भाषा है जो कि आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। ओडिया, मराठी, तो इसमें ये जो मराठी भाषा है ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, ठीक है, ये इसका ध्यान रखना है। ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है बल्कि ये बहुरूपीय परिवार में आती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो कौन कहेंगे? जो यूरोपीय होंगे वही तो कहेंगे इस बात को, है ना। ये जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने एक साहित्य का इतिहास भी लिखा था। अगर आपको हिंदी साहित्य की आप या हिंदी यूजीसी नेट टीजीटी पे किसी भी सब्जेक्ट के मतलब हिंदी की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी हमारी क्लासेज हिंदी के लिए PYQ, मतलब एक तरीके से PYQ क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं खुद बनाती हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पहले पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, वो मैं कुछ क्वेश्चन बनाती भी हूँ, है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, चैनल को लाइक कर दिया करें। एक लाइक में आपका पैसा रुपया कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ हमें खुशी ज़रूर मिल जाती है, काम करने का मोटिवेशन मिलता है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधी। तो ये प्राकृत भाषा का रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखो सबसे पहली बात है इसमें अवधि, मैं आपको 3 भाषाएं बता देती हूँ, उनको लगा हटा दोगे ना तो आपको पश्चिमी हिंदी भी याद हो जाएगी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन जो भाषा है ना, इनको याद रख लेना, ये पूर्वी हिंदी की हैं। किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की। अब आपको यहाँ पर देखो अवधी दे रखा है, यहाँ पर कौन सी दे रखा है? अवधी, बघेली दे रखा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी दे रखा है। तो ये तीनों ही हमारी पश्चिम हिंदी की सही बोली नहीं हो सकती, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आप पूर्वी हिंदी याद रख लो, क्योंकि इसमें तीन भाषाएं आती हैं जो बहुत ईजी हैं याद करना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। पश्चिमी हिंदी की भले ही आप भूल भी जाओगे, तब भी आप इसको अगर याद रखोगे ना तो इनको कर ले जाओगे। बाकी जो राजस्थानी मराठी है ना, वो अलग में अलग ही पहचान में आ जाती है, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी से बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या फिर भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो देखो अर्धमागधी से जो विकास हुआ है ना, वो किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी का हुआ है और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ है। और पूर्वी हिंदी की बोली अभी मैंने आपको बताई थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये बघेली आ जाएगा। ठीक है, बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है? अष्टम सूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, उसमें डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी कौन सी भाषा है जो उसके अंदर नहीं आती है? डोगरी, मणिपुरी और छत्तीसगढ़ी तो है, लेकिन इसमें जो एक मिनट, मैथिली भाषा है, भोजपुरी नहीं है ना। और इसके अंदर छत्तीसगढ़ी भाषा का भी जिक्र नहीं है। इनमें कौन सी बोली है जो कि आकार बहुला है, जिसमें आ की भाषा ज़्यादा आती है? ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो खड़ी बोली जो है ये आकार बहुला है। ठीक है, आकार बहुला, ये ध्यान रख लेना, इसमें आ का शब्द ज़्यादा आता है। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठोष्ठ्य, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो ऐसा शब्द, ऐसा इसमें से ध्वनि कौन सी है? देखो क तो सीधा सीधा हमारा कंठ का है, ठीक है, और जो त है ना वो दंत का है, त दंत है। ए की अगर बात करें तो ए में हमारे ओष्ठ तो कहीं छू नहीं रहे। ओ जो होता है ना, ये हमारा कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, इसको याद कर लेना। अगर बोल के देखेंगे तो इसमें जो ओठ है ना कहीं काम करते हैं और कंठ काम करता है। इनमें से कौन सी ध्वनि है जो संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वैसे तो आप जानते होंगे, अक्षय तृग्य जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, ये और एक ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, लेकिन वो संयुक्त व्यंजन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। ये कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन में आ रही है? क, च, ट, ओ, है ना। तो ये तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में से कन्फ्यूजन जरूर सबको होगा, लेकिन ये इसमें संयुक्त व्यंजन आता है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रियतन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो इसमें से जो पार्श्विक है, पार्श्विक, ये र और है इसके ऊपर, है ना। पार्श्विक ध्वनि किसको बोला जाता है? र को बोला जाता है ना। उत्क्षिप्त की अगर बात करें तो ये वाला ड और ढ होता है। प्रकंपित की बात करें तो र होता है। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं? ये अलग अलग एक एक वर्ण होते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ल को पार्श्विक बोलते हैं क्योंकि हमारी तालु को स्पर्श करती है ल। और ड और ढ उत्क्षिप्त होते हैं, ये बाहर से आए हैं, विदेशी सब वर्ण है। और र प्रकंपित होता है, जब हम बोलते हैं तो र ऐसे लगता है जैसे अंदर से कंपन हो रहा है। ठीक है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा युग में जो अघोष ध्वनि है? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होते हैं, ये अघोष ध्वनि होते हैं। ठीक है, अघोष ध्वनि में, और तीसरा, चौथा, पांचवा की बात करें तो ये हमारे घोष होते हैं। सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अघोष होते हैं। पहला और दूसरा आप इसमें देख लीजिए, ग और घ तो तीसरा और चौथा हो गया, प फ हमारा पहला और दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। ये अघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनको जरूर अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास है जो कि सौरसेनी से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी? सौरसेनी से किसका विकास हुआ है? तो ये हुआ है भाई गुजराती का। ठीक है, किसका हुआ है? ये गुजराती का हुआ है, इसका याद रख लेना। सिंधी का ब्राचड़ से हुआ है, ये थोड़े अलग हैं। ठीक है,
इनको भी आप पढ़ लेना। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे देखते नहीं हैं पूरी वीडियो को, मतलब या तो वो कट करके देखते होंगे या स्पीड में देखते होंगे या स्किप करके चले जाते होंगे, पता नहीं मुझे तो, लेकिन पूरा वीडियो आप वॉच नहीं करते, इसीलिए मैं अब स्पीड से पढ़ाती हूँ। ओके, थैंक यू भाई। अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। धन्यवाद।